गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जेनेटिक्स स्टार्ट हुआ और किस तरीके से मेंडल साहब ने अपना काम स्टार्ट किया और किस तरीके से मेंडल साहब ने पी प्लांट के ऊपर 7 कैरेक्टर बताए। बिफोर गोइंग टू फर्दर, पी प्लांट को साइंटिफिकली जो उसका नाम है वो है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में कि पी को हम पाइसम सेटिवम कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो साइंटिफिकली पी को हम पाइसम सेटिवम कहते हैं। ये मैं जस्ट कल बात करते करते या यूं कहिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो दिमाग से हट गया था बताने के लिए। अब ये ध्यान रखें कि पी प्लांट के 7 कैरेक्टर मिले, तो आखिर ऐसा क्या था जो देख के मेंडल साहब को उसमें इंटरेस्ट आया। स्वाभाविक है, कोई पौधा बड़ा होता है, कोई पौधा छोटा होता है। किसी को ज्यादा न्यूट्रिएशन मिला होगा तो वो बड़ा हो गया, किसी को कम न्यूट्रिएंट मिला होगा तो छोटा हो गया होगा, या किसी को उस तरीके के इंग्रेडिएंट मिले होंगे तो रेड कलर का फ्लावर या वायलेट कलर का फ्लावर हो गया होगा, या किसी को ज्यादा न्यूट्रिशन मिला होगा तो वो सीड उसका राउंड हो गया होगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और मिनरल नहीं मिले होंगे तो ब्रिंकल्ड हो गया होगा। हम और आप ऐसा सोच सकते हैं, मेंडल साहब ने ऐसा नहीं सोचा। मेंडल साहब ने क्या सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि केवल एक पौधे में ऐसी मामला होता, ऐसी बात होती तो बात चल जाती। उन्होंने बहुत सारे पौधे ऑब्जर्व किए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं इनको आपस में फिर से एक बार ग्रो करके देखता हूं और क्या रिजल्ट निकलता है। उन्होंने क्या किया, टॉल में उन्होंने एक कैरेक्टर लिया हाइट, और हाइट में उन्होंने टॉल प्लांट किया, यानी कि ऐसा पौधा जो कि लंबा था, उसके पकने के बाद उसका जो सीड निकला उसको ले लिया। एक और दूसरा पौधा लिया, वो भी टॉल था। अब इन दोनों टॉल पौधों के सीड को फिर से ग्रो किया या उनको डेवलप कराया। जब इन दोनों टॉल पौधों को ग्रो कराया उन्होंने, उनको क्रॉस कराया, एक तरीके के क्रॉस कैसे कराया, ग्रो कराया। ग्रो कराने में एक में फ्लावर निकला होगा, दोनों में फ्लावर निकला होगा, एक का पोलन ग्रेन दूसरे के में इंसर्ट किया या पहले का पोलन ग्रेन इसमें, इस तरीके से क्रॉस कराया। तो जब टॉल पौधे को टॉल पौधे के साथ क्रॉस कराया उन्होंने, तो उनको जो पौधा मिला वो कैसा मिला, टॉल। आरी बात समझ। आप कहेंगे कि सर क्या मजाक, टॉल पौधे को टॉल पौधे के साथ क्रॉस करेंगे तो टॉल ही मिलेगा, कोई और तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप आम का पेड़ लगाए उसमें से इमली बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। चलिए मान लिया आपकी बात। तो हाइट का एक कैरेक्टर, हाइट कैरेक्टर का एक ट्रेट उन्होंने टॉल लिया, टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया, टॉल आया। ओके, वेरी गुड ना। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉर्फ को लिया। अब डॉर्फ पौधे को डॉर्फ पौधे के साथ क्रॉस किया। मतलब क्रॉस करने का मतलब यहां है कि डॉर प्लांट को के पोलन ग्रेन को दूसरे डॉर प्लांट के ओवम के साथ फर्टिलाइज कराया और फिर देखा कि किस तरीके के सीड का फॉर्मेशन होता है। अगेन द आंसर इज द। हम और आप होते सोचते ठीक तो आ रहा है भाई, डॉर को डॉर के साथ क्रॉस करोगे टॉल आएगा, डॉर के साथ डॉर करोगे तो टॉल, ठीक। फिर उन्होंने तीसरा उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या किया, टॉल पौधे को आप बोले मैं इसके साथ इसको क्रॉस करूं। जब उन्होंने इन दोनों को क्रॉस किया तो आपके हिसाब से अब क्या आना चाहिए? एज ए लेमैन यदि मैं बात करूं तो एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है। लंबे पौधे और छोटे पौधे के यदि कैरेक्टर मिलेंगे तो यहां पर पौधा कैसा बनना चाहिए, इंटरमीडिएट हाइट। किस हाइट का, इंटरमीडिएट हाइट का। लेकिन यहां पर मामला गड़बड़ हो गया। मामला क्या गड़बड़ हो गया, टॉल और डॉर को जब मेंडल साहब ने क्रॉस किया उनको रिजल्ट में आया क्या, टॉल। और तब मेंडल साहब ने कहा कि यदि सभी टॉल प्लांट डॉर प्लांट के साथ क्रॉस कर ले तो सबके सब क्या हो जा रहे हैं, टॉल। तो ऐसे तो कुछ दिनों के बाद डॉर प्लांट को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। टॉल को डॉर के साथ क्रॉस करने में टॉल जरूर आ रहा है, लेकिन स्टिल डॉर भी दिखाई दे रहे हैं। फिर डॉर बच क्यों जा रहा है? यदि हर भाई डॉर को डॉर के साथ ही बस क्रॉस होता होगा तो ड्रॉप आता होगा, टॉल को टॉल के साथ करो तो टॉल ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टॉल को यदि डॉर के साथ क्रॉस करो तो टॉल आ जाता है। मतलब यदि सभी डॉर्स के साथ हम सभी टॉल को क्रॉस कर दें तो पूरी की पूरी जो प्रोजेनी होगी वो कैसी हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब यहीं पे उनका क्वेश्चन अराइज हो गया। आ रही बात समझ।
उन्होंने सोचा शायद ये हाइट वाले कैरेक्टर के जो ट्रेट है इनके साथ कुछ मामला गड़बड़ है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा लिया। अब उन्होंने दूसरा कैरेक्टर लिया सीड शेप वाला। अब सीड शेप में कौन कौन से ट्रेट थे? सीड शेप में एक था कौन सा, राउंड, और दूसरा क्या था, व्रिंकल। राउंड कहो तो आप ऐसा समझ जाइए, और व्रिंकल कहो तो मतलब ऐसा समझ जाइए, ऐसा तरीके का सीड। अब उन्होंने फिर वही काम किया, पहला राउंड वाले सीड वाले प्लांट को राउंड वाले सीड वाले के साथ क्रॉस किया। रिजल्ट क्या आया, राउंड। फिर उन्होंने व्रिंकल्ड वाले पौधे को व्रिंकल्ड वाले के साथ क्रॉस किया। अभी भी रिजल्ट उनके मन मुताबिक आया, और क्या आया, व्रिंकल्ड। और जो तीसरे वाले के साथ ही फंसे तो उनको उम्मीद थी कि इस बार मामला बन जाएगा, और इस बार उन्होंने राउंड के साथ व्रिंकल्ड को क्रॉस किया। और उन्होंने सोचा कि यदि आधे कैरेक्टर इसके आते हैं, आधे कैरेक्टर इसके आते हैं, इसका मतलब यहां पर सीड कैसा होना चाहिए, ना तो व्रिंकल्ड ना तो राउंड, यानी दोनों के बीच का इंटरमीडिएट आना चाहिए। लेकिन फिर मामला गड़बड़ हो गया। यहां जो रिजल्ट आया वो क्या है, राउंड। मतलब हर बार वही मामला हो रहा था। और फिर इस तरीके से उन्होंने केवल दो ही कैरेक्टर के ऊपर नहीं, सातों के सातों कैरेक्टर के दोनों ट्रेड को आपस में क्रॉस किए। और हर बार उनको यही होता था कि यदि शीट कलर था तो यदि येलो और ग्रीन था तो येलो को येलो के साथ क्रॉस करें तो येलो आता था, येलो और ग्रीन के साथ ग्रीन और ग्रीन को साथ में क्रॉस करते तो ग्रीन आता था, लेकिन येलो और ग्रीन को क्रॉस करते तो येलो आ जाता था। फिर उन्होंने फ्लावर के साथ किया, वायलेट को वायलेट के साथ क्रॉस किया तो वायलेट आया, व्हाइट को व्हाइट के साथ क्रॉस किया तो व्हाइट आया। लेकिन जब व्हाइट और येलो को वायलेट और व्हाइट को आपस में क्रॉस किया तो अगेन वायलेट आ गया, जबकि उन दोनों का इंटरमीडिएट आना चाहिए। जब इस तरीके से सातों कैरेक्टर को उन्होंने आपस में क्रॉस कर करके देखा तो जो इस तरीके का क्रॉस था, जहां पर दोनों ट्रेड को जहां पर एक ही ट्रेड को आपस में क्रॉस किया जा रहा था, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट वही आ रहा था। लेकिन जब दो अलग अलग ट्रेड को आपस में क्रॉस किया जा रहा था तो रिजल्ट में दोनों ट्रेड ना के केवल कितना ट्रेड आ रहा था, एक ट्रेड अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा था। और यहीं से शुरुआत हुई मेंडल्स के लॉस की एक्सप्लेनेशन। और तब उन्होंने पहली बार कहा, जब उन्होंने कई बार सातों कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कर करके देखा और हर बार उनका रिजल्ट यही आया, तब मेंडल साहब ने कहा कि हर एक कैरेक्टर के जो दो ट्रेट हैं, हर एक कैरेक्टर के जो दो ट्रेट हैं, उनमें से एक ट्रेट कैसा है, डोमिनेंट, और दूसरा ट्रेट कैसा है, रिसेसिव। मतलब जब राउंड वाला या जब राउंड वाले के साथ रहेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब व्रिंकल्ड वाला व्रिंकल्ड वाले के साथ रहेगा तो एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जब राउंड और व्रिंकल्ड साथ में क्रॉस होंगे तो राउंड केवल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये कैसा है, डोमिनेंट, और ये कैसा है, रिसेसिव। डोमिनेंट मीन्स जिसकी दादागिरी चलती है, जब दोनों साथ हैं मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, इसको बेचारे को रिसेसिव कर देता है, पीछे ढकेल देता है, इससे वो प्रोसेस नहीं करने देता। तो सबसे पहली टर्मोलॉजी शुरू हुई डोमिनेंट और रिसेसिव की। यहीं से उन्होंने कहा कि जो सातों के सातों कैरेक्टर हैं, उन सातों कैरेक्टर के जो ट्रेट हैं उनमें से एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। कल की क्लास में मैंने जो आपको चार्ट बनाया था, उस चार्ट में भी आपने देखा होगा कि मैंने इस तरीके का चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने लिखा था कि यहां हाइट है, उसके आगे मैंने लिखा था टॉल, और फिर लिखा था क्या, डॉर्फ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस पूरे के पूरे चार्ट को ध्यान से देख लीजिए। जो पहला वाला ट्रेट है वो डोमिनेंट है, और जो दूसरा वाला है वो कैसा है, रिसेसिव। वो मैंने उसी हिसाब से लिखे हुए हैं,
वो आप आज अब फिर से एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि कौन से कैरेक्टर का कौन सा ट्रेड डोमिनेंट और कौन सा ट्रेड रिसेसिव। याद रखिएगा, कोई ट्रेड जो आज डोमिनेंट है कल रिसेसिव हो सकता है। ठीक, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हमने कल चार्ट बनाया था, आपको कैरेक्टर और हाइट लिखी हुई थी, सॉरी कैरेक्टर और ट्रेड लिखे हुए थे, तो ट्रेड का जो पहला कॉलम है वो पूरे के पूरे डोमिनेंट है जो मेंडल साहब ने। ठीक, मैंने यहाँ तो केवल आपको राउंड और विकर्ड का क्रॉस करके दिखाया और हाइट का दिखाया, बाकी का तो दिखाया नहीं। तो जो पहले कॉलम है वो पूरे डोमिनेंट के हैं और जो दूसरा कॉलम है वो पूरा का पूरा किसका है, रिसेसिव ट्रेड्स का है। इज इट क्लियर? और इसी पे काम करके मेंडल साहब ने 3 लॉज दिए। वो कौन कौन से लॉ थे वो समझिए। बट बिफोर मूविंग टू दीज 3 लॉ, कुछ और चीजें पहले जान लेते हैं, तब उन लॉज पे पहुंचेंगे। देखिए यहां पर ये क्लियर कर दिया मेंडल साहब ने कि यदि कोई कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं, ट्रेट 1 और ट्रेट 2, तो इन ट्रेट और ट्रेट 1 और ट्रेट 2 में क्रॉस करने में जो भी ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, मान लो ट्रेट 1 ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, ऐसी कंडीशन में ट्रेट 1 क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। ट्रेट 2 क्या हो जाएगा, रिसेसिव। इज इट क्लियर? ये उन्होंने बता दिया कि उन दोनों में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। लेकिन डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसा समझ सकते हैं आप कि यदि आप किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहां पर बसेस आती हैं, या यूं कहिए कि बस में बैठकर आप आते हैं, तो आप देखिए कि वहां जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनकी छुट्टी थोड़ी पहले हो जाती है, तो वो जाके अपनी कुर्सियों में बैठ जाते हैं जो भी उनको खाली दिखती है बसों में। ये ऐसा मैं SCCL के स्कूल में देखा करता था, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। हो सकता है आपके यहाँ ना होता। फिर पहली दूसरी चौथी वाले बच्चे पहुंच जाते और बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद 6वीं 7वीं वाले जाते थे। तो जब 6वीं 7वीं वाले पहुंचते थे तो चूंकि वो उनसे सीनियर थे, वो उनसे डोमिनेंट थे, उठो थोड़ा और किसको आगे बैठने दो, तो वो वहां कब्जा करके बैठ जाते थे। थोड़ी देर बाद 9वीं 10वीं वाले पहुंचते थे, तो वो छोटे बच्चों को थोड़ा और हल्का के थोड़ा और 4 होकर बैठो, मुझे बैठना है, इस तरीके से। और फाइनली जब 11वीं और 12वीं वाले पहुंचते थे तो वो जिनकी दादागिरी चलती थी वो बैठ जाते थे। सो जो 6वीं वाला थोड़ी देर पहले डोमिनेंट था, 9वीं या 10वीं वाले के बाद में आने के बाद क्या हो गया, वो रिसेसिव हो गया, और 9वीं 10वीं वाला क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। लेकिन जैसे ही 12वीं वाले आए, 9वीं 10वीं वाला अब रिसेसिव हो गया और 12वीं वाले क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। आ रही मेरी बात सुन? तो डोमिनेंट और रिसेसिव कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब यह है कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ दैट वन, जो दूसरा वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आ रही बात सुन? मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, A, B, C। यदि मैं कहूं कि A की हाइट 15 फीट है, एग्जाम्पल के तौर पर, B की हाइट 10 फीट है, तो आप किसको लंबा कहेंगे, A को या B को? A की हाइट 15, B की हाइट 10। ऑटोमेटिकली A इज द, जिसकी हाइट ज्यादा है वो ज्यादा है, ये डोमिनेंट होगा। लेकिन यदि वहीं मैं C को खड़ा कर दूं जिसकी हाइट 20 फीट है, तो थोड़ी देर पहले तक ये जो सबसे ज्यादा ऊंचा था, अब ये क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। सो डोमिनेंसी एक तरीके का कंपैरिजन है। डोमिनेंसी और रिसेसिव जो है दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जब ये मौजूद होगा तो ये डोमिनेंट के फेस पे मौजूद होगा और इसका एक्सप्रेस करने नहीं देगा। लेकिन जब ये नहीं होगा तब यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट और रिसेसिव। ओके ना, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैरेक्टर हमने लिखे हैं, ट्रेट लिखे हैं, हम टॉल या डॉट की बात करते हैं। अब यदि मुझे यही क्रॉस बार बार करना पड़े, एक लंबे स्केल के लिए करना पड़े, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब मेंडल साहब ने कहा कि हर एक ट्रेट को, हर एक ट्रेट, अब मान लीजिए ये हम टॉल ही मान लेते हैं, हम हाइट की बात ही कर रहे हैं, सपोज कीजिए हाइट को लेकर हम एग्जांपल के तौर पर चलेंगे और आप उसी के बेसिस पे बाकी सभी 7 कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिएगा। हाइट में ट्रेट हो गया क्या, टॉल। अब यदि मैं टॉल को आपस में क्रॉस करूं तो कैसे क्रॉस कर रहा हूं, मैं कैसे दिखाऊंगा कि उसके गैमेट बन रहे हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि मेंडल साहब ने यही सब चीजें बताई। अब टॉल को मैं क्या करूं, T और A को अलग कर दूं, डबल L को अलग करके गैमेट बताऊं, तो वो एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं।
इससे बचने के लिए, इसको इजी करने के लिए मेंडल साहब ने इंग्लिश अल्फाबेट का यूज किया। उन्होंने कहा कि हर एक ट्रेड को इंग्लिश अल्फाबेट पे क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। जैसे टॉल को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने कहा कि टॉल का जो पहला लेटर है वो टी है, तो इसलिए इसको कैपिटल टी से इंडिकेट किया, इस तरीके से इंडिकेट। अब आप कहेंगे साहब दो कैपिटल टी क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैरेक्टर पेयर में मौजूद होता है। आर्य भाषा थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे, दरअसल ये ट्रेड कहलाते हैं, ये फैक्टर कहलाते हैं और ये एलील पेयर कहलाते हैं। ठीक, वो भी मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, आपकी क्लास 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इतना समझ जाइए कि टॉल को एक्सप्रेस कर, जैसे हमारे बॉडी में, आज आप समझ जाइए कि हमारे बॉडी में दो पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 और मिलकर 46 बनते हैं, ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने दो ट्रेड लिए हैं, या ट्रेड को एक्सप्रेस करने के लिए दो इंग्लिश के अल्फाबेट लिए हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब बात आती है भाई डॉट को किससे इंडिकेट करें? तो शुरुआत में ये आया कि चूंकि हमने यहाँ टी और टी लिया है उसके पहले लेटर को लेकर, तो इसके पहला लेटर क्या है इसका, डी, इससे इंडिकेट करें। लेकिन यदि मैं इसे डी से इंडिकेट करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसका रिसेसिव है, कौन किसका डोमिनेंट है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर आई, तो ये हुआ कि डी ना यूज किया जाए। फिर बात आई क्या यूज किया जाए, तो ये कहा गया कि क्यों ना जो डोमिनेंट है, जिसको हमने डोमिनेंट से एक्सप्रेस किया है, उसी लेटर को यूज किया जाए रिसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए। पर यदि मैं रिसेसिव को भी ऐसे यहाँ कैपिटल टी लिख दूंगा, डॉट को भी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जानना और समझना कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे और रिसेसिव को किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल से। अब जहां कहीं भी कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी वर्ड होगा, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जहां स्मॉल टी होगा वो रिसेसिव हो जाएगा। यदि वो साथ में नहीं है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में। इसी तरीके से हर एक के लिए एक इंग्लिश अल्फाबेट का को असाइन किया गया। एग्जांपल के तौर पर सीड शेप ले लीजिए। सीड शेप में कौन कौन सा है, राउंड और व्रिंकल। तो यहां राउंड को एक्सप्रेस करने के लिए कैपिटल आर और व्रिंकल को एक्सप्रेस करने के लिए राउंड कैपिटल में लिया गया है, तो व्रिंकल किस में लिया जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। आगे में एक बात आप सबको इसी तरीके से कर सकते हैं। वायलेट और व्हाइट है तो वायलेट को कैपिटल वी से और व्हाइट को स्मॉल वी से। ठीक, येलो और ग्रीन है तो कैपिटल वाई से येलो को और ग्रीन को स्मॉल वाई से। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहली बार मेंडल साहब ने इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू अलग अलग ट्रेड को बताने की कोशिश की, एक्सप्रेस करने की कोशिश। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन्हीं अल्फाबेट को बेसिस मानते हुए एक बार वही क्रॉस करते हैं जो मेंडल साहब ने की थी, और देखते हैं कि क्या जो मेंडल साहब को दिख रहा था, क्या इन इंग्लिश अल्फाबेट लेने के बाद भी वैसा ही रिजल्ट दिख रहा है या नहीं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने ले लिया है, हम अब आपको समझ में आ गया इंग्लिश अल्फाबेट पे कैसे लिया। फिर से शुरू करते हैं। मान लीजिए हाइट हमारा कैरेक्टर था और हाइट में मेंडल साहब ने एक टॉल देखा था और एक डॉट्स देखा था। यहां पर हमने टॉल को कैपिटल टी दिया है, स्मॉल को स्मॉल टी दिया, यही दिया था। उनका पहला जो एक्सपेरिमेंट था टॉल को टॉल के साथ क्रॉस करने का। हम क्या करेंगे, अब इंग्लिश अल्फाबेट लेंगे, कैपिटल टी। एम आई राइट? यहां तक कोई डाउट समझ में आ रहा? अब इनके गैमेट बना लीजिए। इसके बनेंगे कैपिटल टी, इसका भी बनेगा कैपिटल टी, इसका बनेगा कैपिटल टी, इसका बनेगा कैपिटल टी। इनको आपस में क्रॉस कर दीजिए, सभी को आपस में क्रॉस करना है। ये इसके साथ भी क्रॉस होगा, ये इसके साथ भी क्रॉस होगा।
इसी तरीके से ये इसके साथ भी क्रॉस होगा, ये इसके साथ भी क्रॉस होगा, सबका रिजल्ट क्या है? एम आई राइट? यही पाया था उन्होंने कि जब टॉल प्लांट को टॉल प्लांट के साथ क्रॉस किया तो सभी के सभी पौधे कैसे मिले उनको? टॉल मिले। मतलब यहां मामला सही है। इसमें आ जाइए, डॉर्फ को डॉर्फ के साथ हमको क्रॉस करना है। फिर से इनके गैमेट बनाइए, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस करना है, इसको इसके साथ क्रॉस करना है, फिर ये भी क्रॉस होगा और ये भी क्रॉस होगा। सबका रिजल्टेंट क्या है? डॉर्फ है, सभी के सभी डॉर्फ पौधे हुए, तो यहां भी मामला सही है। अब आता है तीसरी कंडीशन जिसके कारण मेंडल साहब ने ये पूरी की पूरी जेनेटिक्स डिस्कवर की। थर्ड केस, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। थर्ड में मेंडल साहब ने कहा टॉल के साथ हम किसको क्रॉस करेंगे? डॉर्फ के साथ। तो ये कैपिटल टी आया और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, अब यहां देखिए क्या गैमेट बना? कैपिटल टी, यहां क्या बना? स्मॉल टी। हम आ गए। अब क्रॉस करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसी तरह से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां यदि आप ध्यान से देखिए, यहां कैपिटल टी नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। स्टिल ये सभी के सभी क्या हैं? टॉल प्लांट हैं। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल टी होने के कारण वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, दूसरे स्मॉल टी को एक्सप्रेस ही होने नहीं दे रहा। इसीलिए ये सभी के सभी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब के सब टॉल है, इसीलिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर। आ रही मेरी बात समझ? तो अब यहां पर तीन चीजें फिर सामने आ गई, दो चीजें एक तरीके से सामने आ गई। एक तो कैपिटल टी भी टॉल दिखाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल दिखाता है, और स्मॉल टी जो है डॉर्फ दिखाता है। इसमें कोई दो नहीं। तो इस तरीके की तीन सिचुएशन मिलती हैं, यानी कैपिटल टी टॉल होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होगा तो वो रिसेसिव होगा, इसके कारण वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा और कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और इस तरीके से वो डोमिनेंट होगा या वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहां तक कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? यदि इतना समझ में आ गया तो एक छोटी सी चीज और बात कर। अब यहां जो कैपिटल टी आ रहा है ये भी टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टॉल। देखिए डॉट तो स्मॉल टी से ही बनेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम यहां और यहां कि जब कैपिटल टी वाला टॉल होगा तब उसे क्या कहेंगे और जब इसे क्या कहेंगे। तो दरअसल एक वर्ड आता है जब दोनों गैमेट एक जैसे होते हैं तो इस तरीके के टॉल को हम कहते हैं होमोजाइगस टॉल। क्या कहते हैं इसको? होमो मीन्स सेम, जाइगोट मीन्स जाइगोट। तो जब एक ही तरीके के जाइगोट होते हैं, मीन्स कैपिटल टी है, तो वो होमोजाइगस ये कहलाएगा हेटेरोजाइगस टॉल। कैसे कहलाएगा ये? हेटेरोजाइगस टॉल। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। जब जाइगोट या उनके गैमेट जो है तो अलग अलग हो तो वो हेटेरोजाइगस टॉल कहलाएगा। डॉर्फ सब दिन होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा या होमोजाइगस डॉर्फ ही होगा, ये कभी भी हेटेरोजाइगस नहीं होगा। क्योंकि हेटेरोजाइगस होगा तो ये कंडीशन होगी और ये तो क्या है? टॉल। तो रिसेसिव सब दिन होमोजाइगस होगा, जो डोमिनेंट वाला होगा वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये दो चीजें थी जो आपको आज की क्लास में बताई गई थी। इसके अलावा केवल आपको इंडिकेट कर देता हूं कि वो तीन लॉ कौन से हैं जिनके ऊपर मेंडल साहब ने काम किया था। नेक्स्ट क्लास में हम एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो तीन लॉज थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
ये 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और कैसे ये काम करते हैं, कैसे इन्होंने इन तीनों को एक्सप्लेन किया था मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, और क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी नई चीजें हैं आपको जाननी है। ये तो मैंने हेटेरोजाइगस होमोजाइगस बता दिया, इंग्लिश अल्फाबेट में डोमिनेंट और रिसेसिव बता दिया। कुछ और चीजें जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब मिलेंगे, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।